हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत की रुचिरा भाग 1 के पंचम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें दिया गया है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, हमें दे के रखा है। इस यथा के अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, वनम, वने, वनानी। ठीक है, इसी के आधार पर हमें जले और बिंबम की रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, वनम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, वनम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है और हमारी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है ये प्रथमा विभक्ति है। और प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने। ठीक है, प्रथमा विभक्ति हमारी कर्ता होती है। कर्ता का मतलब जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि वनम, वने, वनानी, इसी के आधार पर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अब जले, जले हमारा द्विवचनम है, तो इसका एक वचनम क्या होगा? इसका एक वचनम होगा जलम। ठीक है, इसका एक वचनम होगा जलम। क्यों? क्योंकि वने का एक वचनम हुआ वनम, वैसे ही जले का एक वचनम होगा जलम। अब जले का बहुवचनम क्या होगा? जलानी। जले का बहुवचनम होगा जलानी। क्यों? देखो, वने का बहुवचनम हुआ वनानी, वैसे ही जले का बहुवचनम हुआ जलानी। अब बिंबम, बिंबम का द्विवचनम क्या हुआ? बिंबम का द्विवचनम हुआ बिंबे। ठीक है, बिंबम का द्विवचनम हुआ बिंबे, वैसे ही इसका बहुवचनम होगा बिंबानी। बिंबानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। जलम भी हमारा नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति है। बिंबम भी हमारा नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार हमें एक और यथा दिया गया है, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। ठीक है, वृक्षम हमारा पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? वृक्षम हमारा पुल्लिंग शब्द है और हमारी कौन सी विभक्ति है? ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। और द्वितीय विभक्ति हमारी कर्म होती है। ठीक है, कर्म कारक होता है। अब कर्म का मतलब कर्ता जिस कार्य को करना चाहता है या फिर जिस कार्य को कर रहा है उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक है, अब हमें इस वृक्षम के आधार पर अब हमें यहाँ पर लिखना है पौनान। पौनान हमारा बहुवचनम है, तो इसका एक वचनम क्या होगा? इसका एक वचनम होगा पौनम। ठीक है, इसका एक वचनम हुआ पौनम। इसका द्विवचनम क्या होगा? इसका द्विवचनम होगा पौनो। हम क्या कर रहे हैं? वृक्षम के आधार पर हम इनकी क्या बना रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, हम इन रिक्त स्थानों को भर रहे हैं। अब जनो, जनो का एक वचनम क्या होगा? जनम। अब जनों का बहुवचनम क्या होगा? जनान। कैसे? वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, वैसे ही जनम, जनो, जनान। ठीक है, पौनम भी हमारा पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति है। जन्म भी हमारा पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया था वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, हमें यथा दिया गया था, हमने इस यथा के आधार पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है? ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों में उचित विभक्ति लगानी है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, हमें यथा दिया है अहम रोटिकाम खादामी।
ठीक है। और इसमें शब्द दिया गया है रोटिका, ठीक है। रोटिका की हमने उपयुक्त विभक्ति क्या लगा दी, रोटिकाम। रोटिकाम हमारा क्या है, हमारा कर्म है, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। रोटिकाम हमारी द्वितीय विभक्ति है। अब द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, को, है ना। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। और कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है, यानी कर्ता जिस कार्य को करना चाह रहा है या फिर कर्ता जिस कार्य को करता है उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो अहम, अहम हमारा कर्ता है, रोटिकाम हमारा कर्म है, और खादामी हमारी क्रिया है, ठीक है। कर्ता का मतलब क्या है कि काम करने वाला हमारा कर्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर रोटी खाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, ठीक है। और क्या है, कर्ता जिस कार्य को करता है, ठीक है। अब कर्ता किसको खाने का काम कर रहा है, रोटी को खाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, द्वितीय विभक्ति है ना, मैं रोटी को खाता हूँ। अब हमें क्या करना है, इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें लिखा उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखो हमें क में दिया है त्वम पिबसी, तुम पीते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें जल दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे, त्वम जलम पिबसी, मतलब तुम जल को पीते हो, ठीक है। जलम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, जल को हमारी द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट ख में क्या है, छात्रः पश्यति, मतलब छात्र देखता है, और हमें कोष्टक में दिया गया है दूरदर्शन, तो हम क्या लिखेंगे, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, मतलब कि छात्र दूरदर्शन को देखता है। इसमें भी हमने क्या करा है, दूरदर्शन की में द्वितीय विभक्ति लगा के उसको दूरदर्शनम बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट ग में हमें दिया है वृक्षाः पिबन्ति, मतलब कि वृक्ष पीते हैं, और हमें शब्द दिया है पवन, तो हमने इसमें विभक्ति लगा दी पवनम, ठीक है। हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, मतलब कि वृक्ष पवन को पीते हैं, ठीक है। ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट ताः लिखन्ति, मतलब ताः का मतलब वे, लिखन्ति का मतलब लिखते हैं, वे लिखते हैं, और हमें दिया गया है कथा, ठीक है। ताः हम लिखेंगे कथाम, ताः कथाम लिखन्ति, मतलब कि वे कथा को लिखते हैं। नेक्स्ट अंग में दिया है आवाम गच्छावह, मतलब कि हम दोनों जाते हैं, और यहाँ पर शब्द दिया है जंतुशाला, तो हमने इसमें विभक्ति लगा दी जंतुशाला। आवाम जंतुशालाम गच्छावह, मतलब कि हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। आया आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया था कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमें ये शब्द दिए गए थे, इन शब्दों में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके हमने इन खाली स्थानों की पूर्ति करी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, इसका मतलब होता है निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद को चुनो, ठीक है। हमें क्या करना है, इन वाक्यों में कर्ता शब्द को चुनकर हमें क्या करना है, उस पर अंडरलाइन करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन कर्ता शब्द को चुनकर हम उसको अलग से छाटेंगे। अब कर्ता का मतलब क्या होता है, जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है, ठीक है। अब क में देखो क्या लिखा है, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। अब इसका मतलब होता है वृक्ष सिर पर आकाश को ढोते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, वृक्ष सिर पर आकाश को ढोते हैं। अब सिर पर आकाश को कौन ढोने का काम कर रहा है, यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पर वृक्ष हमारा कर्ता है, ठीक है। वृक्ष हमारा क्या है, कर्ता है, तो मैंने उस पर अंडरलाइन कर दी। अब देखो ध्यान से समझना, हमें प्रश्न में दिया गया है कि वाक्य में कर्ता पद को चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर वृक्ष हमारा कर्ता है। अब नेक्स्ट ख में दिया है
विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। इसका मतलब होता है पक्षीगण वृक्षों पर कूजते हैं। तो अब यहाँ पर कर्ता क्या है, ध्यान से देखो समझो, यहाँ पर कर्ता क्या दिया है, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति मतलब पक्षीगण वृक्ष पर कूजते हैं। अब वृक्ष पर कौन कूज रहा है, वृक्ष पर पक्षीगण कूज रहे हैं यानी कि विहगाः। ठीक है, वृक्ष पर पक्षीगण कूज रहे, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, कूजने का पक्षीगण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ, विहगाः। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ग में, पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति मतलब कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं। ठीक है, वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं। अब यहाँ इनमें से कर्ता क्या है, कौन अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में देख रहा है, वृक्ष देख रहा है। तो यहाँ पर मेन कर्ता कौन है, यहाँ पर मेन कर्ता वृक्षाः वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है घ में कृषकः अन्नानि उत्पादयति। इसका मतलब होता है किसान अन्न का उत्पादन करता है। ठीक है, किसान अन्न का उत्पादन करता है। अब यहाँ पर अन्न का उत्पादन कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। तो यहाँ पर किस पर अंडरलाइन आएगी, कृषकः किसान पर आएगी। ठीक है, हमें बोला है कर्ता पद को चुनना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कर्ता पद को अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट अंग में देखो, सरोवरे मत्स्याः सन्ति मतलब कि सरोवर में मछलियां हैं। ठीक है, अब तालाब में कौन है, तालाब में मछलियां हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है हमारा, यहाँ पर कर्ता हमारा मछलियां हैं। ठीक है, मछली हमारी क्या है, कर्ता है। तो हमने क्या करा, इस पर अंडरलाइन कर दिया। आया आपको समझ में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद को हमें चुनना था। ठीक है, इसमें जो भी कर्ता है हमने उसको अलग कर दिया। ठीक है, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति मतलब कि वृक्ष सिर पर आकाश को ढोते हैं। तो यहाँ पर वृक्षाः हमारा कर्ता हुआ, फिर विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति मतलब कि पक्षीगण वृक्षों पर कूजते हैं। तो विहगा हमारा कर्ता है। नेक्स्ट पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यति मतलब कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, वृक्ष है। ठीक है, कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। नेक्स्ट कृषकः अन्नानि उत्पादयति मतलब कि किसान अन्न का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर अन्न का उत्पादन कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, कृषकः। नेक्स्ट सरोवरे मत्स्याः सन्ति मतलब कि सरोवर में मछलियां हैं। तो यहाँ पर मत्स्या हमारा क्या हुआ, कर्ता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, यानी कि हमें एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक शब्द मतलब वन वर्ड में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, क में दिया है वृक्षाः केहे पातालाम स्पर्शन्ति मतलब कि वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं, पेड़ों के द्वारा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पादेहे। ठीक है, हम लिखेंगे पादेहे। वृक्षाः पादेः पातालम स्पर्शन्ति मतलब कि वृक्ष पैरों के द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। जड़ रूपी पैर, हम लोगों ने यहाँ पर पादे का मतलब पढ़ा था, जड़ रूपी पैर। ठीक है, आया समझ में। तो हमें बोला गया है एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में लिखना है। तो हमने लिखा पादेः। फर्स्ट का उत्तर क्या होगा, पादेः। वृक्ष जड़ रूपी पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। अब ख में दिया है वृक्षाः किम रचयन्ति मतलब कि वृक्ष किसको बनाते हैं। वृक्ष किसको बनाते हैं, वृक्ष वन को बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वृक्षाः वनम रचयन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, वनम। ठीक है, वृक्ष किसको बनाते हैं, वृक्ष वन को बनाते हैं। नेक्स्ट ग में दिया है विहगाः कुत्र आसीना मतलब कि पक्षीगण कहाँ बैठे हैं।
ठीक है। पक्षीगण कहाँ बैठे हुए हैं? पक्षीगण शाखा पर बैठे हैं। हम लोगों ने पाठ में जब हम पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? शाखाशु। ठीक है, पक्षीगण शाखा पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है घ में दिया है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? उत्सुकता से वृक्ष क्या देखते हैं? क्या देख रहे हैं? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा था उत्सुकता से वृक्ष अपनी परछाई को देख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पर स्वप्रतिबिंबम। ठीक है, उत्सुकता से वृक्ष अपनी परछाई को देख रहे हैं। आश्चर्य से वृक्ष अपनी परछाई को देख रहे हैं। हमें दिया गया था कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, तो हमने क्या करा? प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखा है। ठीक है, वृक्षाः के पातालम स्पर्शन्ति। वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? तो पादे है मतलब जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं? ठीक है, तो क्या बनाते हैं? वृक्ष वन को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षाः कुत्र आसीना, मतलब कि पक्षीगण कहाँ बैठे हैं? पक्षीगण शाखा पर बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, मतलब आश्चर्य से वृक्ष क्या देख रहे हैं? ठीक है, आश्चर्य से वृक्ष किसको देख रहे हैं? अपनी परछाई को देख रहे हैं, स्वप्रतिबिंबम। ठीक है, आश्चर्य से वृक्ष अपनी परछाई को देख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया था? प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है समुचिते पदेः रिक्त स्थानानि पूरयति। इसका मतलब होता है उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें दिया गया है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। ठीक है, और हमें यहाँ पर दिया है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति मतलब इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसका कारक चिन्ह ने होता है। और ये हमारा कारक कौन सा है? कर्ता है। ठीक है, हमारा कौन सा कारक है? ये कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब हमें दिया है गजः, गजौ, गजाः। ठीक है, वैसे ही हमें क्या बनाना है? अश्वः। अश्वः का हम क्या बनाएंगे? अश्वौ। ठीक है, अश्व का द्विवचनम होगा अश्वौ और इसका बहुवचनम होगा अश्वाः। ठीक है, गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। अब ऐसे ही यदि मैंने बालक बोला तो क्या बनेगा? बालकः, बालकौ, बालकाः। अब ऐसे मैंने राम बोला तो क्या बनेगा? रामः, रामौ, रामाः। ठीक है, आया समझ में? हमें दिया था कि गजः, गजौ, गजाः हमें दिया गया था और हमें अश्व का बनाना था, है ना। हमने अश्व के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। ठीक है, अश्व भी हमारा प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है, और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। आया समझ में? हमें क्या करना था? उचित पदों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब नेक्स्ट हमें दिया है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय हमारी कौन सी विभक्ति होती है? हाँ, द्वितीय हमारी कर्म कारक होता है। ठीक है, द्वितीय हमारा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। अब कर्म का मतलब क्या? कर्म का मतलब कर्ता जिस कार्य को कर रहा है या फिर करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब हमें इसकी द्वितीय विभक्ति में दी है सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। ठीक है, सूर्य को। ठीक है, सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। अब हमें दिया है चंद्रान, तो चंद्रान का एक वचनम क्या होगा? चंद्रान का एक वचनम होगा चंद्रम। चंद्रान का एक वचनम होगा चंद्रम। ठीक है, अब इसका द्विवचनम क्या होगा? चंद्रो। ठीक है, आया समझ में? क्या हुआ इसका द्विवचनम? चंद्रो।
चंद्रम चंद्रो चंद्रान, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम सूर्यो सूर्यान, चंद्रम चंद्रो चंद्रान, ठीक है। वैसे ही बालक का देखो, बालकम बालको बालकान। आया समझ में। नेक्स्ट है तृतीया। तृतीया हमारा क्या होता है? तृतीया हमारा करण कारक होता है, ठीक है। तृतीया हमारा करण कारक होता है और इसका कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, ठीक है। इसका कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। करण का मतलब होता है जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है मतलब कि छात्रः कंदुकेन क्रीडन्ति, सॉरी छात्रः कंदुकेन क्रीडति, मतलब कि बालक गेंद से खेलता है, ठीक है। बालक किसकी सहायता से खेल रहा है? बालक गेंद की सहायता से खेल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी तृतीय विभक्ति है। वैसे ही हमें दिया है विडालेन, विडालाभ्याम और विडाले, ठीक है, हमें दिया गया है और हमें बनाना है मंडूकाभ्याम। मंडूकाभ्याम हमारा द्विवचनम है तो इसका एक वचनम क्या होगा? इसका एक वचनम होगा मंडूकेन, ठीक है। इसका एक वचनम होगा मंडूकेन और इसका बहुवचनम क्या होगा? मंडूके है, ठीक है। इसका बहुवचनम होगा मंडूके है। आया समझ में। विडालेन विडालाभ्याम विडाले है, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूके है। अब ऐसे ही बालक का क्या होगा? बालकेन बालकाभ्याम बालके है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति हमारी कौन सी होती है? हमारा चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान को के लिए, ठीक है। संप्रदान को के लिए। आया समझ में। संप्रदान का मतलब क्या होता है? मतलब जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो, यानी कि वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा हो या किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो उसे हम संप्रदान कहते हैं, ठीक है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है। क्या है? वाक्य में जब किसी को कुछ दिया जा रहा हो या किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो तो हम उसे संप्रदान कहते हैं। यानी कि अब जैसे पिता पुत्र को पुस्तक दे रहा है, ठीक है। पिता पुत्र को पुस्तक देता है। अब पिता किसको पुस्तक दे रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? पिता पुत्र को दे रहा है तो वो हमारा क्या है? संप्रदान है, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति में हमें दिया है सरपाय, ठीक है। सरपाय हमारा एक वचनम है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो वानराभ्याम, ठीक है। वानराभ्याम हमारा द्विवचनम है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सरपाय के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम, ठीक है। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वैसे ही अब वानराभ्याम हमारा द्विवचनम है तो इसका एक वचनम क्या होगा? इसका एक वचनम होगा वानराय, वानराय, ठीक है। और इसका बहुवचनम क्या होगा? जैसे सर्पाय का बहुवचनम सर्पेभ्यः हुआ वैसे ही वानराय का बहुवचनम होगा वानरेभ्यः, वानरेभ्यः, ठीक है। अब जैसे देखो बालक, बालक का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? बालकाय बालकाभ्याम और बालकेभ्यः, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। अब नेक्स्ट हमें दिया है पंचमी। पंचमी हमारा क्या होता है? पंचमी विभक्ति हमारी अपादान कारक होती है, ठीक है। पंचमी विभक्ति हमारी अपादान कारक होती है और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? बताओ इसका कारक चिन्ह क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर एक मात्रा आएगी वानरेभ्य, ठीक है। गलती से मैंने इसमें दो मात्रा लगा दी। हाँ, अपादान, अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, ठीक है। से मतलब अलग होने के अर्थ में। अपादान मतलब कि जब कर्ता अपनी क्रिया द्वारा किसी से अलग हो रहा है, ठीक है। जब कर्ता अपनी क्रिया द्वारा किसी से अलग होता है तो हम उसे अपादान कारक कहते हैं और इसका कारक चिन्ह होता है से, ठीक है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है।
ठीक है। तो अपादान का मतलब होता है कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे हम अपादान कहते हैं। अब हमें पंचमी विभक्ति में दिया है मोदकात, ठीक है। मोदकात का अब यहाँ पर द्विवचनम क्या होगा? मोदकात का द्विवचनम होगा मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम। और इसका बहुवचनम क्या होगा? इसका बहुवचनम होगा मोदकेभ्यः, ठीक है। इसका बहुवचनम होगा मोदकेभ्य, मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः, ठीक है। अब वैसे ही हमें यहाँ पर बहुवचनम में अब वृक्षेभ्यः का एक वचनम क्या होगा? वृक्षेभ्य का एक वचनम होगा वृक्षात, वृक्षात। जैसे मोदकेभ्य का एक वचनम हुआ मोदकात, वैसे ही वृक्षेभ्यः का एक वचनम क्या होगा? वृक्षात। अब इसका द्विवचनम क्या होगा? वृक्षाभ्याम, ठीक है, वृक्षाभ्याम। हमें ये सब एक एक उदाहरण दिए थे, इन उदाहरणों को देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पर दिया है तो कुछ यहाँ दिया है, कुछ यहाँ दिया है तो कुछ यहाँ दिया है, तो इनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब वृक्षात भी हमारा क्या है? अपादान कारक है, और मोदकात भी हमारा क्या है? अपादान कारक और पंचमी विभक्ति है। अब इसका बालक की पंचमी विभक्ति बनाओ, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ठीक है। आया समझ में? अब षष्ठी, षष्ठी भक्ति में हमारा क्या होता है? षष्ठी भक्ति का कारक क्या होता है? संबंध, ठीक है, संबंध कारक। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ठीक है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, ठीक है। अब संबंध, संबंध कारक क्या होता है? बताओ मुझे, संबंध कारक क्या होता है? कि शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यह मोहन की किताब है, ठीक है। यह मोहन की किताब है, यानी कि मोहन की किताब से उसका संबंध हुआ कि नहीं? ठीक है, आया समझ में? संबंध कारक क्या है? अब देखो हमें दिया है जनस्य, जनयोः और जनानाम, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पर शुकानाम, शुकानाम हमारा क्या है? बहुवचन है, ठीक है। अब हमें इसकी षष्ठी विभक्ति बनानी है, तो इसकी षष्ठी विभक्ति क्या हुई? शुकस्य, ठीक है, शुकस्य, शुकस्य इसकी षष्ठी विभक्ति और एक वचन में, ठीक है। अब इसका द्विवचनम क्या हो जाएगा? इसका द्विवचनम होगा शुकयोः, ठीक है, द्विवचनम हो जाएगा शुकयोः। जनस्य, जनयोः, जनानाम, शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम, ठीक है। जनस्य हमारी षष्ठी विभक्ति है, शुकस्य भी हमारी षष्ठी विभक्ति है। इसका मतलब क्या? जन का, शुक मतलब तोता का, ठीक है। आया समझ में? शुक मतलब होता है तोता। नेक्स्ट है सप्तमी। अब सप्तमी हमारा क्या होता है? सप्तमी भक्ति क्या हमारी? अधिकरण कारक होती है, ठीक है। सप्तमी भक्ति हमारी अधिकरण कारक होती है, अधिकरण कारक। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? इसका कारक चिन्ह होता है में पर, ठीक है। इसका कारक चिन्ह होता है में पर, ठीक है। अब हमें दिया है शिक्षके, शिक्षके हमारा एक वचनम है, तो इसका द्विवचनम क्या हो जाएगा? इसका द्विवचनम होगा शिक्षकयो, ठीक है, शिक्षकयो इसका द्विवचनम हो जाएगा। जैसे कि मयूरयोः, ठीक है, मयूरयोः भी हमारा क्या है? सप्तमी भक्ति का द्विवचनम है, ठीक है। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। अब मयूरयोः का एक वचनम क्या होगा? मयूरयोः का एक वचनम हो जाएगा मयूरे, ठीक है। हमने क्या करा? इसको देखकर हमने यहाँ पर लिखा है। अब मयूरयोः का बहुवचनम क्या हो जाएगा? इसका बहुवचनम हो जाएगा मयूरेषु, ठीक है। इसका बहुवचनम हो जाएगा मयूरेषु। शिक्षके भी हमारा सप्तमी विभक्ति है और अधिकरण कारक है। मयूरे भी हमारा सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक है, ठीक है। आया समझ में? अधिकरण कारक मतलब क्या होता है? अधिकरण मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है,
ठीक है, क्रिया का आधार पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि मछली पानी में रहती है, ठीक है, तो मछली पानी में रहती है तो मछली का आधार क्या है, पानी है। अब जैसे बंदर पेड़ पर बैठता है या फिर बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है, तो बंदर का आधार क्या हुआ, पेड़ हुआ। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट, अब जैसे ये भी समझो, बालक के सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी, बालके, बालकयोः और बालकेषु। आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें दिया है संबोधना। ठीक है, संबोधनम में हम क्या करेंगे, इसका होता है संबोधनम। ठीक है, हम संबोधनम को ऐसे ही लिखेंगे, संबोधनम, और इसका चिन्ह क्या होता है, हे अरे हो। ठीक है, हे अरे इसका क्या है, चिन्ह है। ठीक है, हमें दिया। और संबोधन मतलब क्या, जब हम किसी को पुकार रहे, यानी कि जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबोधनम कहते हैं। ठीक है, अब हमें दिया है हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। वैसे ही हमें दिया है नर्तक। ठीक है, हे नर्तक, ठीक है, हे नर्तको, ये हमारा क्या है, द्विवचन है। ठीक है, हे नर्तको, हे नर्तको, हे नर्तकाः, हे नर्तकाः। ठीक है, ये हमारा हे बालक हमारा संबोधनम है। ठीक है, हे नर्तक हमारा संबोधनम है। आया आपको समझ में। ठीक है, ये इसमें मैंने जो कारक बताए थे ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताए। जब मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगी कि कारक क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इसका मतलब होता है भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनो। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो इनमें से जो अलग शब्द है, ठीक है, अलग प्रकृति के जो शब्द है हमें उनको चुनना है। ठीक है, उनको हमें अलग करना है। अब क में दिया है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। ठीक है, गंगा, गंगा क्या है, हमारी नदी का नाम है। यमुना भी हमारी नदी का नाम है और नर्मदा भी हमारी नदी का नाम है। तो इनमें से अलग क्या हुआ, इनमें से अलग लता हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, लता को अंडरलाइन कर दिया, लता को अलग कर दिया। ठीक है, लता हमारी इनमें से अलग है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट ख में है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम मतलब बगीचा, कुसुमम मतलब फूल, फलम का मतलब फल, चित्रम का मतलब चित्र। तो इनमें से अलग क्या हुआ, इनमें से अलग हुआ चित्र। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें पेड़ पर लगती है। अब चित्र क्या पेड़ पर लगता है, पेड़ पर उगता है, नहीं उगता है ना, इसलिए यहाँ पर चित्र अलग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ग में लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी मतलब कलम, तुलिका मतलब ब्रश, चटका मतलब चिड़िया, पाठशाला मतलब स्कूल। ठीक है, अब इनमें से अलग कौन हुआ, इनमें से अलग चटका मतलब चिड़िया, क्योंकि पाठशाला में लेखनी और ब्रश दोनों का यूज होता है। ठीक है, ये दोनों पाठशाला के अंतर्गत आते हैं, पर चिड़िया पाठशाला के अंतर्गत आती है, नहीं आती है। तो इसमें अलग क्या हुआ, चटका मतलब चिड़िया हुई। नेक्स्ट घ में आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम का मतलब आम, कदली फलम का मतलब केला, मोदकम का मतलब मोदक और नारंगम का मतलब संतरा। तो इनमें से अलग क्या हुआ, इनमें से अलग हुआ मोदक, क्योंकि बाकी सारे फल है और मोदक क्या है, मोदक एक मिठाई है ना, इसलिए इसमें अलग क्या हुआ, मोदक अलग हुआ। ठीक है, हमें दिया गया था कि भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनना है, तो हमने क्या करा, क में लता अलग है, ख में चित्रम अलग है, ग में चटका अलग है और घ में मोदकम अलग है। आया आपको प्रश्न नंबर 6 समझ में। इस प्रकार हमारा पंचम पाठ समाप्त होता है। ठीक है, आपको पंचम पाठ में कुछ भी परेशानी या दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।